मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीट पर मतदान हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है मतगणना का। 4 तारीख को मतगणना होनी है और लगभग 10 दिन का समय ही शेष रह गया है मतगणना में। लोगों की उत्सुकता है चुनाव परिणाम जानने की। परिणाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सही अनुमान शायद आप लगा सके। वो चीज़ें सामने लाने के लिए आज हम प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी के साथ है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और ख़ास तौर पर दलित मतदाताओं का क्या रुझान इन चुनाव में रहा, उसी बारे में हम मंत्री से चर्चा करेंगे। तो मंत्री जी, मुजफ्फरनगर बिजनौर से शुरुआत करके चुनाव प्रचार में तो आप पूरी उत्तर प्रदेश तक गए। जी, मैं जालौन भी गया हूँ, जौनपुर भी गया हूँ और कल मछली शहर रहूँगा। 25 तारीख से लेकर 28 तक बनारस रहूँगा। जहाँ जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई है वहाँ जा रहा हूँ मैं। माहौल कैसा देख रहे हैं आप? माहौल एनडीए के पक्ष में है और जब 4 तारीख में मतगणना होगी तो बड़े बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा भी है। ज़मीन भी ये बता रही है, क्योंकि जब सभी समाज के लोग जो हैं एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। यही बड़ी बात होती है किसी भी चुनाव में, जब जनता जो है किसी व्यक्ति को, पार्टी को या गठबंधन को, सभी समाज के लोग वोट करते हैं तो निश्चित रूप से वो जीत की तरफ चलते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो टारगेट है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का, तो 80 की 80 सीटें हम यहाँ भी जीतेंगे। 400 पार का जो नारा है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का, उसको भी साकार करेंगे और ये दिखाई भी पड़ रहा है। 2 चरण की वोटिंग शेष रह रही है, इसलिए कुछ कहने से बच रहेगा, क्योंकि जमीन पर तो माहौल हम देख रहे अलग ही दिख रहा कुछ। नहीं, वो आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी नज़र से नहीं देख रहे ना। आप हमारी नज़र से देखो, काम तो ज़मीन पर हमने करा ना भाई। आप जो है, मुझे नहीं पता आप किस चश्मे से, किसकी नज़र से देख रहे हो। आप जो है हमारी नज़र से देखो। चुनाव चाहे 14 का रहा हो, 17 का रहा हो, 19 का रहा हो, 22 का रहा हो, 24 का भी रिजल्ट वही रहना है। ये विपक्ष के लोग बहुत जल्दी तैयारी कर लें। 4 तारीख में इनको जवाब क्या देना है, ये दोष किसको देंगे, इस बात के लिए तय कर लें। या इनको ईवीएम को दोष देना है, या अपने आप को दोष देना है, या लीडरशिप को दोष देना है, भाई ये इस बात को तय कर लें। लेकिन 4 तारीख में अपना जवाब तैयार रखें। जवाब आपको भी तैयार रखना पड़ेगा शायद। हमारा जवाब तैयार है, 400 पार। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आपकी बार 400 हार। अखिलेश यादव जी के विषय में भाई मैं क्या ज़्यादा कह सकता हूँ। अखिलेश यादव जी तो मान लो 2022 में भी सरकार बना रहे थे और उससे पहले 17 का जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ही गठबंधन था, बिल्कुल सेम एज इट इज़। और क्या हश्र हुआ था 2017 में, 47 सीटों पे समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। तो ये भी जनता के सामने है। तो इन्हें जो है गलतफहमी हो रही है। तमाम सभी समाज के लोग, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, हर वर्ग, हर समाज एनडीए को वोट कर रहा है। देश में विकल्प नहीं है आदरणीय नरेंद्र मोदी के अलावा। बताओ इन पे कौन नेता है जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, बताओ कोई है? तो इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भली भांति समझती है। इनके पास कुछ नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देश के लोग, देश की जनता स्थायी सरकार चाहते हैं और स्थायी सरकार नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। आज देश का नाम विश्व पटल पर अगर विश्व विख्यात हुआ है तो मोदी जी कारण हुआ है, ये भी कहीं कोई छिपी बात नहीं है। तो इन सब बातों को जानते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत है, करते रहें। 4 महीने पहले आप भी उसी जमात में खड़े थे। नहीं, हमारे मुद्दे, हम अपने मुद्दों पर कायम हैं आज भी। देखो, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसान की, नौजवान की, बेरोजगार की, दलितों के, पिछड़ों की, गरीब वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज भी हम अपने मुद्दों पे कायम हैं। जब हम लोग विपक्ष में थे 2 साल, हमने विपक्ष की राजनीति करी। विपक्ष में रहते हुए हमने उन्हीं मुद्दों को उठाया है। आज उन्हीं मुद्दों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे। मुद्दे हमारे वही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है,
10 साल में केंद्र सरकार ने 7 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, महाराज जी की, अनेकों सभी मुद्दों पे सरकार ने काम किए हैं। और जहाँ कहीं कोई बात है, जो कहीं कोई अच्छा सुझाव देने की बात है, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के दिमाग में, हमारे आदरणीय चौधरी जैन जी के दिमाग में जो विचार हैं, जो सरकार को हमें सुझाव देने चाहिए, उन सुझावों को हम देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि नेतृत्व जो है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार को हो, हमारे सुझाव मानेगा। और निश्चित रूप से हम अपने सुझाव वही किसान के, नौजवान के, बेरोजगार के पक्ष में, दलित वंचितों के पक्ष में ही देंगे। विकास के मामले पर तो अब शायद चुनाव रहा ही नहीं। अब तो कहा जा रहा है भाई मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुस्लिमों को आपका आरक्षण छीन कर दे दिया जाएगा। विकास के मामले पर चुनाव रहा कहाँ अब? नहीं, इस बात को हमने कहाँ कहा, ये तो कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो है। उन्होंने तो ये पैदा किया सवाल। ये जो सवाल पैदा किए हैं, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, वहीं से ये सवाल निकल के आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तो उनको जवाब दिए हैं कि भाई इनका जो मैनिफेस्टो आया है उसमें ये चाहते हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी जो है उसका आकलन हो, और जिन पर ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, उनकी जो है बांट कर किसी और वर्ग को दी जाए। कांग्रेस चाहती है इस बात को। हमने कभी एनडीए की सरकार में पिछले 10 साल में कुछ हुआ ऐसा? आज तमाम मुद्दे, ये भी मुद्दे उन्होंने पैदा किए, इसका तो हम लोगों ने जवाब दिया। दूसरा मुद्दा रिजर्वेशन का, संविधान का है। अब भाई संविधान ख़त्म कर देंगे, इस देश का संविधान कोई नहीं ख़त्म कर सकता, ना वो हो सकता। विपक्ष के अलावा, विपक्ष के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कि आरक्षण ख़त्म कर दें। पिछले 10 साल में क्या मोदी जी ने कहीं आरक्षण पर कोई प्रहार किया? अगर वे आरक्षण के विरोधी होते तो 10% आरक्षण सवर्ण जाति को भी देने का काम किया है, तो आरक्षण विरोधी तो हम कह नहीं सकते। दूसरा, धारा 370 कश्मीर में लागू थी, और जब तक धारा 370 कश्मीर में लागू थी तब तक वहाँ दलित और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। वहाँ कभी भी एससी समाज के, पिछड़े समाज के लोग विधानसभा में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ विधानसभा में आरक्षण नहीं था। आज धारा 370 हटने के बाद में दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण के दरवाजे कश्मीर में भी खुले हैं, तो हम उन्हें आरक्षण विरोधी कैसे कह देंगे? तो कई सवाल हैं। मुझे मनोहर तो साक्षी है एक बड़े आंदोलन का, जब एक आशंका जन्मी थी कि आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ होगी। देखो, ऐसा है, कोई बात जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो जिम्मेदार लोग हैं नेतृत्व के, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, किसी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। कहीं कुछ लोगों ने बीच में बयान दिए हैं, भ्रांतियाँ फैलाई हैं, उसको पढ़ कर उन्हीं बातों को पढ़ के बैठे हुए हैं विपक्ष के लोग। ना वो ये कह रहे हैं कि हमें किसान के लिए क्या करना, मजदूर के लिए क्या करना, यो नौजवान के लिए क्या करना। आज समाजवादी पार्टी आरक्षण की बात कर रही है कि हमें संविधान और आरक्षण बचाना है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012-17 तक, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था दलितों का और पिछड़ों का, वो सब खत्म करने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था, अखिलेश यादव जी ने किया था। जो लोग उस रिजर्वेशन इन प्रमोशन के माध्यम से तहसीलदार से एसडीएम बन गए थे, एसडीएम से एडीएम बन गए थे, और जब इन्होंने वो ख़त्म किया तो वही एडीएम वापस तहसीलदार बन गया, वही तहसीलदार वापस नायब तहसीलदार बन गया। तो आरक्षण के विरोधी हैं हम हैं। तो ये अपना इतिहास भी देखें, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरक्षण खत्म करने का काम किया था। इन्हीं के एमपी ने लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन बिल को फाड़ने का काम किया था। तो कौन है विरोधी? जमीन पे तो आज जैसा महसूस हो रहा है, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन रही है, और संविधान में छेड़छाड़ की आशंका है। ऐसा लग रहा है कि वोटरों के बीच में ये ज़्यादा है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो होगी। ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मीडिया के हवाले से खबर जरूर आ रही है, लेकिन लोग मन बनाए बैठे हैं। वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में ही कर रहे हैं।